ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई आप सब लोगों के। आई होप कि आप सभी बढ़िया हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो, स्वस्थ मस्त आनंदित हो, अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे हो बेटा। तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज की लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड ने जो ऑब्जर्वेशन किया था अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, और अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के हेल्प से रदरफोर्ड ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उन ऑब्जर्वेशन का यूज करके उन्होंने फिर कुछ कंक्लूजन दिया कि एटम ऐसा है, एटम ऐसा है। वो कंक्लूजन क्या होगा, और जब ये कंक्लूजन हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि रदरफोर्ड में क्या कमी रह गई, रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमी रह गई, उससे कुछ ड्रॉबैक देख लेंगे। और जब रदरफोर्ड के भी ड्रॉबैक देख लेंगे तो ट्राई करेंगे कि रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को कौन करेक्ट किया और किसने अपना नया एटॉमिक मॉडल दिया, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सभी बातों को करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं? देखो क्या मस्त माहौल है, क्या मस्त दिन है आज का। तो इसी अच्छे दिन की मस्तानी शुरुआत करते हैं और चैप्टर को आगे की तरफ पढ़ते हैं। आसान सी बातें हैं बेटा, बहुत ही लॉली बातें हैं, है ना, बहुत ही लॉली बातें हैं, मतलब हल्की बातें हैं। ध्यान से सुनते रहोगे सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन सारी बातों करने के लिए ध्यान से सुनना पड़ेगा। सुनोगे ना? सुनोगे ना? ठीक है बेटा, चलो सुनोगे, मान लिया सुनोगे। ठीक, लास्ट क्लास रिवाइज किया था कि नहीं? लास्ट क्लास रिवाइज किया था कि नहीं? अगर लास्ट क्लास रिवाइज किया है बेटा, अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास रिवाइज किया है तो सारी बातें बढ़िया से समझ में आएंगी। आज की क्लास टोटली लास्ट क्लास पे डिपेंडेंट है। जो बंदा लास्ट क्लास को अच्छे से नहीं पढ़ा, जिस बंदे ने लास्ट क्लास को अच्छे से रिवाइज नहीं किया, वो चला जाए, अभी ही चला जाए, माता जी का नाम लेके चला जाए। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में रदरफोर्ड मॉडल का कंक्लूजन। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें रदरफोर्ड मॉडल का कंक्लूजन पढ़ना है। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो सर? बिल्कुल बिल्कुल। चलो आओ थोड़ी सी बातों को रिवाइज करते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया था? ऐसा कोई हमारे पास गोल्ड फाइल था। इधर देखो ध्यान से, हमारे पास कुछ ऐसा गोल्ड फाइल था, है ना बोलो? हमारे पास ऐसा कुछ गोल्ड फाइल था, बोलो था ना? हाँ सर बिल्कुल था। फिर रदरफोर्ड ने क्या किया था? इस गोल्ड फाइल पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई थी। इस गोल्ड फाइल पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई थी। समझ गए बात को? इस गोल्ड फॉयल पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई थी। ठीक है, हाँ सर, समझ गए बात को? कोई दिक्कत नहीं सर? कोई भी दिक्कत नहीं। अच्छा, उससे हुआ क्या था? तो रदरफोर्ड ने ये सोचा था कि ये जो गोल्ड फाइल है वो बहुत सारे एटम से मिलकर बना होगा। बहुत सारे एटम, ऐसे बहुत सारे छोटे बहुत सारे एटम आपस में कंबाइन किए होंगे। तो कंबाइन करते हुए ऐसे एक एटम यहाँ पे, 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 ऐसे बहुत सारे एटम आपस में कंबाइन किए होंगे और कंबाइन करते करते इस तरह से पूरा एक स्ट्रक्चर बना के तैयार किए होंगे। ठीक बात है। तो रदरफोर्ड को क्या लगा? रदरफोर्ड को ये लगा कि देखो गोल्ड फाइल में इस तरह से एटम आपस में अरेंज होंगे। एटम्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा गोल्ड फाइल में। ठीक बात है, हाँ या ना? ऐसे आपस में एटम्स अरेंज होंगे गोल्ड फाइल में इस मैनर में। तो थॉमसन ने एक बात बताई थी, सुनो बात को। थॉमसन ने क्या बात बताई थी? थॉमसन ने ये बोला था कि जो एटम होता है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट होता है। एटम के अंदर पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वह इम्बैड, वाटरमेलन में जैसे सीड होता है ना, तो वाटरमेलन का जो रेड वाला हिस्सा है उसको क्या मान लो? पॉजिटिव चार्ज मान लो, और सीड को क्या मान लो? नेगेटिव चार्ज मान लो। तो नेगेटिव चार्ज एक, जैसे वाटरमेलन में सीड है वैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ये बोला था हमारे थॉमसन ने। तो रदरफोर्ड ने क्या सोचा कि अगर पॉजिटिव चार्ज एटम में स्प्रेड आउट है, ध्यान से समझो, रदरफोर्ड ने क्या सोचा कि अगर पॉजिटिव चार्ज एटम में स्प्रेड आउट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अल्फा पार्टिकल ये हमारा हो गया पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल मतलब ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। हाँ या ना बोलो? अल्फा पार्टिकल क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। और
थॉमसन ने बोला था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट है, हाँ या ना? एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट है, सही बात है, हाँ सर। तो रदरफोर्ड ने सोचा था कि जब मैं इन अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉयल पे बम्बार्डिंग कराऊंगा और माइक्रोस्कोप से इनके फ्लक्चुएशन को ध्यान से ऑब्जर्व करूंगा, तो मुझे मिलना तो ये चाहिए था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल इस तरह से डेविएट हो जाए अपने पाथ से। लेकिन हुआ क्या था, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल एज इट इज निकल गए थे, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल एज इट इज निकल गए थे। समझ पा रहे बात को? समझ पा रहे बात को? समझ पा रहे बात को? नहीं समझ रहे हो तो मैं इसको और अच्छे समझाता हूं। सपोज कर लो ये हमारा एटम है, सपोज कर लो ये हमारा एटम है। अब थॉमसन के अकॉर्डिंग इस एटम में पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट है, इस थॉमसन के अकॉर्डिंग इस एटम में पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम के अंदर स्प्रेड आउट है, पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज फैले हुए हैं। किसके अकॉर्डिंग? थॉमसन के अकॉर्डिंग। तो रदरफोर्ड ने क्या सोचा कि अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज इस पे स्ट्राइक कराऊं, अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज इस पे स्ट्राइक कराऊं, अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज इस पे स्ट्राइक कराऊं, तो होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता। तो जो पॉजिटिव चार्ज है तो पीछे आ जाता डायरेक्ट, या फिर इधर से निकल जाएगा, या फिर इधर से निकल जाएगा, या ऐसे निकल जाएगा, या ऐसे निकल जाएगा। पेनिट्रेट करने का सवाल तो नहीं हुआ कि इसके आर पार चला जाए। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? समझ पा रहे हो बात को? हाँ सर, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो हो उल्टा गया। रदरफोर्ड ने सोचा था पेनिट्रेट तो नहीं करेगा अल्फा पार्टिकल, लेकिन अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट कर गया। जो सोचा था बिल्कुल उसका उल्टा हुआ। तो अब रदरफोर्ड सोच रहे हैं कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? तो इसको जब रदरफोर्ड सोच रहे थे और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे जब इसको ऑब्जर्व किए, जब इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किए, तो उनको क्या समझ में आया कि ये हमारे पास कोई एटम होगा, हमारे पास ये कोई एटम होगा। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल एटम में बिना डेविएट के निकल गए थे, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल एटम में से बिना किसी डेविएशन के आर पार हो गए थे। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल एक सर्टेन प्लेस पे डेविएट हुए थे, कुछ अल्फा पार्टिकल एक सर्टेन प्लेस पे डेविएट हुए थे। हाँ सर, समझ गए बात को? हाँ सर, समझ गए बात को? अब बहुत कम, इक्का दुक्का 90 डिग्री से ऊपर का डिफ्लेक्शन शो किए थे। अच्छी बात है, हाँ सर, अच्छी बात है। तो यहां से रदरफोर्ड क्या सोचें, यहां से रदरफोर्ड क्या सोचें कि देखो भाई, बात ऐसा है कि जो हमारा एटम है ना, एटम के बीच में कुछ है। रदरफोर्ड को क्या समझ में आया कि एटम के बीच में कुछ है जो कि पॉजिटिव नेचर का है। रदरफोर्ड को क्या समझ में आया कि मेरा एटम है, एटम के बीच में कुछ ऐसा है जो कि पॉजिटिव नेचर का है। किस नेचर का है? पॉजिटिव नेचर का है। पूछा गया क्यों? तो बोला गया कि वो ऐसा इसलिए क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल एटम में बिना किसी डिफ्लेक्शन, बिना किसी डेविएशन के निकल गए। इसका मतलब एटम का मैक्सिमम पोर्शन एम्प्टी है, खाली है। किसी भी चीज पे डिफ्लेक्शन या डेविएशन कब होगा? किसी भी पार्टिकल पे डिफ्लेक्शन या डेविएशन कब होगा? जब उस पार्टिकल पे एक टाइप का फोर्स लगे। हाँ या ना बोलो? हाँ या ना बोलो? किसी भी एटम में डिफ्लेक्शन या डेविएशन कब होगा? जब उस एटम में पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स लगे। मान लो अल्फा पार्टिकल इसमें जा रहा है, इस एटम को आर पार से पेनिट्रेट कर रहा है। अल्फा पार्टिकल पे डिफ्लेक्शन कब होता? जब अल्फा पार्टिकल पे कोई फोर्स लगता। हाँ सर, सही बात है। तो अल्फा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के निकल गया। इसका मतलब क्या? उन अल्फा पार्टिकल्स पे कोई फोर्स ही नहीं लगा। अब उन अल्फा पार्टिकल पे फोर्स कब नहीं लगेगा? जब एटम का मैक्सिमम पोर्शन खाली होगा। समझ गए बात को? ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत छोटे लेवल पे जाके इसको स्टडी किया, इस पे एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने, तो उनको ये बात समझ में आई। और फिर एक दो अल्फा पार्टिकल जो डेविएट हो रहे थे, उसको जब ध्यान से देखा उन्होंने, बहुत ही ध्यान से देखा, तो उनको क्या देखने को मिला कि वो जो एक दो अल्फा पार्टिकल थे वह कहीं ना कहीं सेंटर के बहुत करीब से गुजर रहे थे। जो बहुत कम नंबर अल्फा पार्टिकल के बहुत कम नंबर डेविएट हुए थे, डिफ्लेक्ट हुए थे पाथ से। हाँ या ना? तो बिल्कुल, कई दिन से आप यही बात बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। एटम के बहुत कम नंबर, अल्फा पार्टिकल के बहुत कम नंबर अपने पाथ से थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए थे। तो जब उनको और ध्यान से देखा गया, जब उनको और ध्यान से ऑब्जर्व किया गया, तो ये देखने को मिला कि वो अल्फा पार्टिकल ज्यादातर सेंटर के आसपास से गुजर रहे थे। अच्छा, अब उनके दिमाग में घंटी बजी कि जो अल्फा पार्टिकल एटम के सेंटर के पास से गुजर रहे हैं, उनमें ही डेविएशन या डिफ्लेक्शन हुआ, उनमें ही डेविएशन या फिर डिफ्लेक्शन हुआ।
तो अब वो क्या समझे यहां से, इसका मतलब कि एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिव सोर्स है, एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिव सोर्स है जो कि क्या कर रहा है, उन अल्फा पार्टिकल्स पे एक फोर्स लगा रहा है जो कि रिपल्सिव फोर्स है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं या फिर डेविएट हो रहे हैं। समझ गए बात को, समझ गए बात को। यहां से रदरफोर्ड ने क्या समझा कि एटम के सेंटर पे कोई ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, एटम के सेंटर पे क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। यहां से रदरफोर्ड क्या सोचे कि इसका मतलब एटम के सेंटर पे कोई पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, जिसकी वजह से जब कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज इसके आसपास आता है, इसके आसपास आता है, तो उसमें डिफ्लेक्शन या फिर डेविएशन होता है। क्या ये बात क्लियर हुई, क्या ये बात क्लियर हुई, पक्की बात। तो अगर आपको ये बात क्लियर हुई तो ये था उनका एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन। अब इन ऑब्जर्वेशन को देखते हुए उन्होंने दिया अपना कंक्लूजन, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया। एक्सपेरिमेंट में आप यही तो करते हो, प्रैक्टिकल किया होगा स्कूल में, पहले एक्सट्रैक्ट बनाते हो, है ना, पहले चीज़ों को प्रिपेयर करते हो, उसके बाद उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो कि कलर में चेंज क्यों आया, फिर उसका कंक्लूजन देते हो, यही तो होता है। पहले एक्सपेरिमेंट करते हो, प्रैक्टिकल में क्या होता है, पहले एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन किया कि ये ऐसा क्यों हुआ। मान लो कोई पोटेशियम परमैंगनेट का टाइट्रेशन किया आपने, पढ़ोगे भी रिडॉक्स रिएक्शन में 11th में ही पढ़ोगे, उसका कोई भी आपने टाइट्रेशन किया तो फिर क्या करोगे, टाइट्रेशन में कलर में चेंज आया, तो सर कलर में चेंज क्यों आया, उसको ऑब्जर्व करोगे और फिर उसको उस पर एक अपना कंक्लूजन दोगे कि सर यहाँ पे पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस मिल गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे कलर में चेंज आ गया। पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट लाइट पिंक में क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहां पे अब पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस इसको मिल चुका है। समझ गए बात को, यही प्रोसेस था। तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्वेशन से वो अब एक कंक्लूजन देने जा रहे हैं। तो वो कंक्लूजन कौन कौन से थे उनको हम लोग 1 बाय 1 करके लिखते हैं, ठीक है, साथ साथ लिखते हैं। जल्दी करो, कॉपी पेन निकाल लो, कॉपी पेन निकाल लो बच्चा, कॉपी पेन निकाल लो सभी लोग और एकदम साथ साथ लिखना। चलो पहला पॉइंट लिखो, जो समझाया था वही लिखवा रहा हूं। पहला पॉइंट क्या, most of the alpha particles है ना, penetrate the atom without any deviation in path. It means most part of the atom is empty, है ना, यानी कि बहुत सारे, इसको लिख दो मैक्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के पेनिट्रेट कर गए, किसको, एटम को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एटम का, इसका मतलब क्या हुआ कि एटम का मैक्सिमम पोर्शन क्या है, मैक्सिमम पोर्शन एटम का क्या है बेटा, एम्प्टी है, क्या है, खाली है, ठीक है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगला पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट लिखना। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला, ऑल दी पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज कंसंट्रेटेड in a very small
रीजन कॉल्ड एज न्यूक्लियस, है ना। दूसरा बात उन्होंने क्या बोला कि जो एटम के मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जो एटम के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज है, समझो दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला कि एटम के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं, एटम के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वह एक छोटे से हिस्से में एग्जिस्ट करते हैं एटम के, और उस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट लिखो, है ना। दिस न्यूक्लियस is present in the center of एटम, यानी कि ये न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट होता है बेटा, एटम के बिल्कुल सेंटर में, एटम के बिल्कुल सेंटर में। ठीक, अगली बात लिखो, अगली बात लिखो as the mass of electron is very less than mass of, देखो दिखाई दे रहा है, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन, ये भी देखो दिख रहा है, इज वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, इट मीन्स होल मास ऑफ एटम, दिख रहा है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अभी आई होप बेटा आप लोगों को दिख रहा होगा, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। चलो अब मैं जल्दी से इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, पहला पॉइंट समझ गए आप लोग। दूसरा पॉइंट क्या बोला उन्होंने कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी कि एटम के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो बहुत छोटे से हिस्से में कंसंट्रेटेड हैं, बहुत छोटे से हिस्से में फंसे हुए हैं, और उस छोटे से हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। हाँ या ना? अगला बात, दिस न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ एटम, ये न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट है, एटम के सेंटर पे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हाँ या ना बोलो, बहुत अच्छी बात है। अब देखो हम लोगों ने जब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, ध्यान देना, जब हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ रहे थे, है ना, तो वहां पे एक पॉइंट हम लोगों ने देखा था, वो पॉइंट क्या था बेटा, कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था वह अप्रोक्सीमेटली कितना था, 0 U, यानी कि 0 यूनिफाइड यूनिट में था, है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था कितना था, 0 था। अप्रोक्सीमेटली कितना था, यूनिफाइड मास यूनिट में, है ना। तो बोलोगे सर 0 था, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन कितना था बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन कितना था, तो आप क्या बोलोगे सर 1 था, अप्रोक्सीमेटली 1 था। मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली 1 था। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बेटा, कॉल आ गया था, कोई बात नहीं। आगे हम लोग दोबारा से उस बातों को रिपीट करते हैं। अगर साउंड में कोई दिक्कत हुआ होगा तो हम लोग दोबारा से इन बातों को रिपीट करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। तो समझो क्या है, जब हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ रहे थे बालक, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो 0 यूनिफाइड मास यूनिट में था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली कितना था, 0 यूनिफाइड मास यूनिट। अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना था, अप्रोक्सीमेटली 1 यूनिफाइड मास यूनिट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी, सबसे इंटरेस्टिंग बात बेटा ये थी कि रदरफोर्ड को ये बात पता था
कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिफाइड मास यूनिट में अप्रोक्सीमेटली 0 होती है और मास ऑफ प्रोटॉन इन यूनिफाइड मास यूनिट 1 के बराबर होता है। हालांकि जब रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था उस समय तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो रदरफोर्ड मॉडल में न्यूट्रॉन के बारे में कोई भी कंक्लूजन नहीं है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्होंने मेजर कर लिया था पहले से या किसी को मेजर करते हुए देख लिया था, तो उनको यह बात पता था कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अप्रोक्सीमेटली 0 U है और जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो अप्रोक्सीमेटली 1 U के बराबर है। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। हाँ सर। तो तुम मुझे बताओ कि अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग 0 है और मास ऑफ प्रोटॉन लगभग 1 है तो एटम का मास किसके वजह से होगा? एटम का मास किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा कि प्रोटॉन की वजह से होगा? तो आप भी बोलोगे कि सर इसका मतलब यही है कि एटम का मास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की वजह से हुआ। एटम का मास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की वजह से हुआ। ठीक है, तो वही बात लिखा है कि एज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से बहुत अधिक कम है। सर वेरी लेस देन क्यों लिखा था? यहाँ पे वेरी लेस देन क्यों लिखा? बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 0 है इलेक्ट्रॉन का मास, एग्जैक्ट 0 नहीं है, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ ना। और इसका मास प्रोटॉन का अप्रोक्सीमेटली 1 है, तो यही मैं लिखूंगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। और अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास से बहुत बहुत ज्यादा कम है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब नहीं हुआ कि जो पूरे एटम का मास है वह किसमें प्रेजेंट हो गया? न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो गया। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन है। इसका मतलब एटम का मास प्रोटॉन की वजह से हुआ। और क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, इस वजह से पूरे एटम का मास प्रोटॉन की वजह से हुआ। तो एटम का मास न्यूक्लियस की वजह से भी होगा, यानी कि एटम का पूरा मास न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है। समझ गए बात को? समझ गए बात को? बोलो बोलो। चलो ठीक है, आप जल्दी से इतनी बातों को लिख लो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है बालक, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। तो जो लास्ट पॉइंट लिखा था, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? उसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं कि ऑल दी मास ऑफ एटम इज concentrated in a very small region called as nucleus। समझ गए बात को? हाँ तो समझ गए बात को। तो जो पिछला पॉइंट देखा था हम लोगों ने, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल दिया कि ऑल द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन कॉल्ड एज न्यूक्लियस। क्यों? बिकॉज, अच्छा तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अगली बात लिख लो, लिखवाया हो कि नहीं? प्रोटॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। जल्दी बोलो, लिखवा दिया हूं? ओके लिखवा दिया तो अच्छी बात है। अब देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट तक न्यूट्रॉन की कोई भी डिस्कवरी नहीं हुई थी। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट तक न्यूट्रॉन की कोई भी डिस्कवरी नहीं हुई थी। आओ अगला बात लिखते हैं, है ना? द मोस्ट इंपॉर्टेंट the most important part of Rutherford experiment, is the discovery of nucleus, है ना?
है ना? हाँ सर। यानी कि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जो सबसे खास बात थी, वो क्या थी? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। मतलब कि रदरफोर्ड ने एक बात बताया कि एटम के अंदर एक छोटा सा हिस्सा और प्रेजेंट है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। एटम के सेंटर पे एक छोटा हिस्सा है। एटम के सेंटर पे एक ऐसा छोटा हिस्सा है जिसमें पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। न्यूट्रॉन का नाम उन्होंने नहीं लिया था। उन्होंने, रदरफोर्ड ने यह बात नहीं बोला था कि एटम के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। उन्होंने ये नहीं बोला था। उन्होंने बस ये बोला था कि एटम के अंदर, एटम के सेंटर पे एक छोटा सा हिस्सा और है और उस छोटे से हिस्से में प्रोटॉन प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, और उसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से एटम का मास आता है। ये क्या कौन बोला था? ये बोला था रदरफोर्ड ने। किसने बोला था? रदरफोर्ड ने बोला था। ठीक है, पक्की बात, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्योंकि न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने बताया, थॉमसन ने न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की? कि उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस को इंट्रोड्यूस किया था कि न्यूक्लियस नामक चीज भी होता है। अब बाद में हम लोगों ने फिर देखा कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में यही न्यूक्लियस टूट रहा था और इसमें से न्यूट्रॉन निकला। मतलब कि अगर रदरफोर्ड का ये एक्सपेरिमेंट ना हुआ होता, ऐसे लोग कहते हैं ना कि गलत था तो पढ़ाया क्यों, लोग यही कहते हैं ना, इसलिए पढ़ाया क्योंकि अगर न्यूक्लियस के बारे में पता ही ना होता तो वहां पे उनके लिए, चैडविक साहब के लिए इतना इजी नहीं था कि तुरंत बता दें ये न्यूट्रॉन ही है, ये कहां से टूटा कहां से निकला, क्योंकि उनको ये बात पता चल चुकी थी कि एटम के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। क्योंकि चैडविक को यह बात पता चल चुकी थी कि एटम के अंदर न्यूक्लियस नामक चीज भी है। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन कंसंट्रेटेड है, तो उनको वहां से यह बात समझ में आई कि प्रोटॉन के अलावा कोई पार्टिकल निकला, इसका मतलब वो था न्यूट्रॉन। इस वजह से उनको न्यूट्रॉन नाम देने में आसानी पड़ गई, वरना वो बंदा खुद कंफ्यूज हो जाता। ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी इनमें? ये समझ पाए आप लोग कि कई बार आप लोग कहते हो कि गलत था तो पढ़ाया क्यों? बेटा, माइंडसेट को पढ़ते हैं हम लोग, साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग को। जब तक ये नहीं पता चलेगा कि ये बंदा इस अप्रोच में सोच रहा था, हम लोग उस अप्रोच को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग कंक्लूजन में केवल अप्रोच को देख रहे हैं, अप्रोच क्या रही थी। अब मान लो कि तुम्हारे स्कूल में या फिर तुम्हारे कॉलेज में या फिर तुम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में या फिर किसी अच्छे कोचिंग सेंटर में जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वहां पे बंदा ये तो मान के नहीं पढ़ाएगा ना कि आप जब इन सब चीजों को पढ़ लोगे तो बस कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में जाने के बाद कोई नॉर्मल सा जॉब करोगे। ये तो बंदा नहीं सोच रहा। वो तो ये सोच के इन सारी बातों को पढ़ा रहा है कि हो सकता है कई बंदा रिसर्च में चला जाए, कई बंदा बहुत सारे इन्वेंशन में चला जाए, क्यों इन्वेंशन इन्वेंट कर रहा है कुछ चीजों को, कोई बंदा किसी चीज को डिस्कवर करने में लगा हुआ है। वो तो ये सोच के पढ़ा रहा है ना कि देश में बहुत सारे लोग हैं, एक दो ही निकलते हैं, लेकिन हमको उन एक दो को पढ़ाने के लिए पूरी बातें बतानी होती है। तो इस वजह से हम लोग ये अप्रोच को सिखाते हैं। अप्रोच क्या थी उन लोगों की, समझ गए बात को? समझ गए बात को? ठीक, चलो। तो ये बातें क्लियर हुई, ये बातें क्लियर हुई। चलो अगली बात समझते हैं। अगली बात समझते हैं। अगली बात क्या बोला था उन्होंने रदरफोर्ड ने कि एटम इज ऑफ स्फेरिकल, एटम इज ऑफ स्फेरिकल इन शेप। एटम का शेप कैसा है बेटा? स्फेरिकल है। एटम का शेप कैसा है? स्फेरिकल है, एक स्फीयर जैसा है। स्फीयर समझते हो ना, फुटबॉल, फुटबॉल ऐसा होता है स्फीयर। एटम का साइज कैसा है? स्फेरिकल शेप। एटम का शेप कैसा है? स्फेरिकल शेप। ऑफ ऑर्डर ऑफ, ठीक से लिख देता हूं, 10⁻⁻10 मीटर। ऑफ ऑर्डर ऑफ रेडियस, ऑफ ऑर्डर ऑफ डायामीटर इक्वल टू, है ना? समझ गए बात को? समझ गए बात को? समझ गए बात को? अगला बात देखो, अगला बात देखो। मतलब कि जो एटम है वो स्फेरिकल शेप है। अगर एटम स्फेरिकल शेप का है तो उसके डायमीटर का ऑर्डर क्या है? 10⁻⁻10 मीटर के अप्रॉक्स, 10⁻⁻10 मीटर के अप्रॉक्स। ठीक, अगली बात देखो, अगली बात देखो। The nucleus, नहीं, the positive charge of the atom which is concentrated, of the atom is concentrated
in a the positive charge of the atom is concentrated in a very small region called nucleus, whose diameter is of the order of 10 to the power minus 15 मीटर। समझ में आया बात कि अगली बात उन्होंने ये बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है और जो न्यूक्लियस है उसके डायमीटर का ऑर्डर क्या है 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। एटम के डायमीटर का ऑर्डर क्या है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। न्यूक्लियस के डायमीटर का ऑर्डर क्या है 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। इतनी बातें क्लियर हैं। इतनी बातों को आप लोग जल्दी से लिखो, फिर हम लोग आगे के पॉइंट्स लिखते हैं। जल्दी करो, जल्दी लिखो। ठीक है बेटा, तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब बेटा इस बार क्या किया मैंने कि इन सारे पॉइंट्स को मैं जल्दी से लिख दिया हूं ताकि हमारा टाइम बचे। हम लोग, मैं यहाँ पे साथ में लिख रहा था, आप लोग साथ साथ कर रहे थे। हम लोग को टॉपिक बहुत अधिक पढ़ना है तो हम लोग का टाइम जा रहा था, इस वजह से मैंने इनको पहले से लिख दिया है ताकि आप इसको, मैं साइड हो जाऊंगा, पॉज करके आप जल्दी से लिखना ताकि हम लोग कम टाइम में मैक्सिमम टॉपिक को पढ़ पाए। ठीक है, आओ देखो। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम इज लाइक अ मिनी सोलर सिस्टम। रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, जो रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, उसके अकॉर्डिंग एटम क्या है, एक मिनी सोलर सिस्टम है, एक छोटा सा सोलर सिस्टम है। ठीक है, अगली बात, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम। एटम के सेंटर पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटेड अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वाइड ऑर्बिट। और क्या, देखो रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि जो एटम है वो हमारा एक मिनी सोलर सिस्टम है। कैसे, क्योंकि एटम के सेंटर पे क्या प्रेजेंट है, एटम के सेंटर प्रेजेंट है न्यूक्लियस। एटम के सेंटर पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। एटम के सेंटर पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस के वाइड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे प्लैनेट जो हैं वो सन के चारों तरफ घूमते होते हैं ना, हाँ सर, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एटम में प्रेजेंट न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। ये किसने बोला, ये बोला था हमारे रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम जो है वह एक मिनी सोलर सिस्टम है। क्या है, मिनी सोलर सिस्टम, छोटा सा सोलर सिस्टम है। एटम सेंटर पे हो गया, एटम के सेंटर पे हो गया न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ दूर दूर वाइड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं रिवॉल्व। क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व। क्या इतनी बातें क्लियर हुई, हाँ सर। अगली बात देखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। अच्छा, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का देखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व तो कर रहा है, लेकिन ये रिवॉल्विंग का पाथ क्या है, ये पाथ ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है, तो क्या है, सर्कुलर है। क्या है, पाथ ऑफ रिवॉल्यूशन सर्कुलर है। लाइक प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, जैसे प्लैनेट एक सर्कुलर पाथ में सन के चारों तरफ घूम रहे होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होता है। ठीक बात है, पक्की बात है। अगली बात देखते हैं, रेशियो ऑफ डायमीटर। अब देखो रेशियो ऑफ डायमीटर में क्या है, अगर हम लोग डायमीटर ऑफ एटम ले लें और डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस को, इन दोनों को डिवाइड करें। देखो डायमीटर ऑफ एटम कितना था, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। डायमीटर ऑफ एटम कितना था बेटा, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। और डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस कितना था बेटा, ये भी था 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। डायमीटर ऑफ एटम 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। हम लोगों ने अभी पढ़ा था, हाँ सर पढ़ा था। तो अगर हम लोग इन दोनों टर्म का रेशियो ले लें तो कितना आएगा, 10 टू द पावर 5 मीटर। क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 5 मीटर। तो पहले आप इन सारी बातों को लिख लो, मैं साइड हो जाता हूं। उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको बताने का क्या मतलब था, उसको भी समझाता हूं मैं। जल्दी लिखो पहले आप। चलो बेटा आगे देखते हैं। तो क्या बेटा हम लोगों ने क्या देखा था कि डायमीटर ऑफ एटम अपॉन में डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि डायमीटर ऑफ एटम और डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस जब हम लोगों ने इन दोनों का रेशियो लिया था तो कितना आ गया था वैल्यू, 10 टू द पावर 5। कितना आया था, 10 टू द पावर 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि द डायमीटर साइज ऑफ एटम इज
1 10 100 1000 10,000 लाख इज 1 लाख टाइम्स द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। मतलब क्या, मतलब ये कि जो एटम का डायमीटर है, जो एटम का डायमीटर है वह न्यूक्लियस के डायमीटर का 1 लाख गुना ज्यादा है। एटम का जो डायमीटर होगा वो न्यूक्लियस के डायमीटर के कंपैरिजन में 1 लाख गुना अधिक होगा, है ना? बोलो अगली बात समझते हैं। द इलेक्ट्रॉन इक्वल इन नंबर टू द नेट न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विथ फास्ट स्पीड इन वेरियस सर्कुलर पाथ। अगला बात रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम के अंदर, उन्होंने देखो रदरफोर्ड जो थे वह न्यूट्रल एटम के लिए अपनी सारी बातें लिखे गए हैं। रदरफोर्ड एटम को न्यूट्रल मान के चल रहे थे। क्यों मान के चल रहे थे? क्योंकि उस समय रिसेंट में ही इलेक्ट्रॉन वगैरह की डिस्कवरी हुई थी, हाँ या ना बोलो? उस समय तो बेटा रिसेंट में ही इलेक्ट्रॉन वगैरह की डिस्कवरी हुई थी। हाँ सर। अब जब उस समय रिसेंट में ही इलेक्ट्रॉन वगैरह की डिस्कवरी हुई थी तो आयंस के बारे में उस टाइम पे लोगों को इतना अधिक पता नहीं था। ठीक बात है? हाँ सर। तो रदरफोर्ड की जो स्टेटमेंट्स हैं वो न्यूट्रल एटम के लिए हैं, यानी कि अगर एटम न्यूट्रल है तो उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। अगर एटम हमारे पास न्यूट्रल है तो उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। ठीक बात है सर? बिल्कुल ठीक बात है। तो अब आगे देखो, द इलेक्ट्रॉन इक्वल इन नंबर टू द नेट न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विथ फास्ट स्पीड इन वेरियस सर्कुलर पाथ। रदरफोर्ड ने क्या बोला था? रदरफोर्ड ने यह बोला था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वह नेट न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन हैं, न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन हैं और उन प्रोटॉन की वजह से जो टोटल चार्ज है उतने ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं समझ पाए? रदरफोर्ड ने सिंपल सी बात ये बोली थी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर हैं और जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एटम के चारों तरफ घूम रहे हैं वो आपस में बराबर है। इस वजह से उनके अंदर जो एक चार्ज के, देखो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में हो गया नेगेटिव चार्ज, तो इन चार्ज की वजह से एक जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, इन चार्ज की वजह से एक जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, उसी फोर्स को उन्होंने फिर क्या बोल दिया? उसी फोर्स को उन्होंने क्या बोल दिया? नेट न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, उसको पहले छोड़ो, इन सब बातों को छोड़ो, पहले ये बात को समझो, इस बातों को समझो कि रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, तो टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस को उन्होंने क्या बोल दिया? नेट न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जितना नेट न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है किसी एटम में, उतना ही इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है एटम के अंदर। इसी वजह से जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्यूशन का स्पीड है वो बहुत ज्यादा होता है। समझ पाए बात को? रदरफोर्ड का ये स्टेटमेंट था कि न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है उसको बोलते हैं नेट न्यूक्लियर चार्ज। अब क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? नेट न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज। नेट न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज, हाँ या ना बोलो? सर बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो उन्होंने क्या बोला था कि जितना नेट न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है एटम के अंदर, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं एटम में। इस वजह से इलेक्ट्रॉन के जो रिवॉल्यूशन का स्पीड है वो बहुत फास्ट होता है, ये बात बोला था उन्होंने, रदरफोर्ड ने। ठीक बात है? कोई समस्या इसमें? अगली बात देखो, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइजिंग ड्यू टू फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बैलेंसेस द कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स स्टेबल इन इट्स पाथ। चलो इसको पहले आप इसको लिख लो, इसको मैं समझाता हूं, इसको मैं सेपरेटली समझाऊंगा, डायग्राम बना के इसको ढंग से समझाऊंगा। पहले आप इसको लिख लो, जल्दी से आप इसको लिखो। ठीक है बेटा, चलो अब एक बात को समझते हैं, हम लोग एक बात को समझते हैं। चलो क्या लिखा है? द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइजिंग ड्यू टू फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। चलो इस स्टेटमेंट को बाद में समझेंगे, पहले एक चीज़ समझो। ये हमारे पास एक केबल है। आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट बचपन में बहुत अधिक किया होगा। एक्सपेरिमेंट तो नहीं, खेल कूद में शैतानी कहते हैं ना, कि आप धागे से एक पत्थर को बांध देते हो, फिर उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हो। धागे से आप एक पत्थर को बांध देते हो, धागे से क्या करते हो? एक पत्थर को बांध देते हो और उसको ऐसे गोल गोल घुमाते हो। हाँ सर किया तो है। अब ध्यान से देखो, वही हम लोग काम करने जा रहे हैं। मैंने क्या किया? मैं इस केबल को इस तरह से गोल गोल घुमा रहा हूँ, अब मैं जैसे ही केबल को छोड़ता हूँ, देखो मैं इस केबल को ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूँ, जैसे ही मैं केबल को छोड़ूंगा देखो क्या होगा? जैसे ही मैं केबल को छोड़ता हूँ, केबल बाहर की तरफ भागा, अपने सर्कुलर पाथ को छोड़ते हुए बाहर की तरफ भागा। देख रहे हो? फिर से देखो,
दिख रहा है? वो इस तरह से केबल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, लेकिन जैसे ही मैं अपना हाथ हटाता हूं केबल एक टेंजेंशियल पाथ में ऊपर की तरफ भाग रहा है। दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ सर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि जो केबल है इसकी जो वेलोसिटी है वह इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के अलोंग है। ये केबल को छोड़ते ही, जैसे मैं इस केबल को छोड़ रहा हूं, ये जैसे मैं इस केबल को छोड़ रहा हूं, जैसे ही मैं इस केबल को छोड़ रहा हूं, ये केबल ऐसा भाग क्यों रहा है? पाथ को क्यों छोड़ दे रहा है? इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप पत्थर को छोड़ते हो तो पत्थर किसी एक फिक्स डायरेक्शन में भाग जाता है। और वो डायरेक्शन कौन सा होता है? जिस सर्कुलर पाथ में वो पत्थर घूम रहा है, जिस सर्कुलर पाथ में वो पत्थर घूम रहा है, उस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के अलावा पत्थर भागता है। उस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के अलावा पत्थर भागता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि पत्थर की वेलोसिटी तो सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के अलावा है। इसका मतलब क्या कि पत्थर की वेलोसिटी सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के अलोंग है। हाँ या ना बोलो? हाँ या ना बोलो? समझ में आया बात? अच्छा, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। दूसरी चीज आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, आपने एक चीज और नोटिस किया होगा कि जब आप पत्थर को धागे से बांध के इस तरह से घुमाते थे, पत्थर को जब धागे से बांध के या फिर किसी चीज को जब आप इस तरह से घुमा रहे हो तो आपके उंगलियों में, इस पोजीशन पे आपकी उंगलियों में हमेशा एक फोर्स लग रहा होता है। समझ पा रहे बात को? समझ पा रहे बात को? कई बार क्या होता है, उंगलियां कट जाती हैं। आप अगर किसी शार्प थ्रेड से, किसी शार्प धागे से, है ना, पत्थर को बांध के इस तरह से घुमा रहे हो तो कई बार क्या होता है, उंगली कट जाती है। उंगली क्यों कट गई? क्योंकि उंगली पे धागे की वजह से एक फोर्स लगा। उंगली पर धागे की वजह से एक फोर्स लगा। इस फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग? इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर के अलावा लग रहा है। देखो देखो, फील करना इस बात को। जब आप घुमाओ यार, आप भी क्या करो, अपने फोन का डाटा केबल वगैरह कुछ लो, इस तरह से घुमाओ, घुमाओ, इस तरह से घुमाओ। क्या फील हो रहा है? क्या फील हो रहा है? आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आपकी उंगलियों के, आपके हाथ के इस हिस्से में, आपके हाथ के इस हिस्से में एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, और यही फोर्स इस सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पता चल रहा है कि नहीं बात को? पता चल रहा है कि नहीं बात आपको? पता चल रहा है कि नहीं बात आपको? हाँ, तो पता चल रहा है। तो ये जो फोर्स आपकी उंगलियों पे लग रहा है, जो इस सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक बात है? हाँ सर, ठीक बात है। हाँ सर, अच्छी बात, ठीक बात है, बहुत तो बहुत सही है, बहुत सही है। अब सर एक बात बताओ, एक बच्चा सवाल पूछता है, एक बात बताओ कि सर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है बराबर, जो सर्कुलर मोशन को रिस्पांस दे रहा है वो फोर्स एक सेंटर की तरफ लग रहा है हमेशा, उस फोर्स को भी आपने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर सर एक फोर्स बराबर सेंटर की तरफ लग रहा है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है तो पार्टिकल को भी तो सेंटर पे आ जाना चाहिए। पार्टिकल सेंटर पे क्यों नहीं आ रहा? पत्थर सेंटर पे क्यों नहीं आ रहा? पत्थर को हम लोग लगातार सेंटर पे एक फोर्स से खींच रहे हैं, पत्थर सेंटर पे क्यों नहीं आ रहा? डाउट आया? डाउट आया? अच्छा, उसका जवाब क्या है? उसका जवाब क्या है? देखो, ये जो बेटा F2 है, F2 क्या है हमारा? यह सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों? इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। हाँ सर, और जो वेलोसिटी होगी, देखो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है ना? हाँ सर, बिल्कुल रिवॉल्व कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वह पाथ के टेंजेंट के अलोंग होती है, वो पाथ के टेंजेंट के अलोंग होती है। 9th क्लास में पढ़ा है इतनी बात 9th क्लास में पढ़ा होगा कि सर्कुलर मोशन में जो सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर पाथ में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वह टेंजेंट के अलोंग होती है। हाँ ना सर, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और जब सर्कुलर मोशन होता है तो उस समय सेंटर पे लगातार एक फोर्स लग रहा होता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। यही सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है? हाँ सर, जिसकी वजह से पार्टिकल मूव करता है, यानी कि पार्टिकल के सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो यही फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बच्चे का क्वेश्चन क्या था? बच्चे का क्वेश्चन ये था कि सर अगर सेंटर पे लगातार एक फोर्स लग रहा है तो पार्टिकल को, यानी कि इलेक्ट्रॉन को, इस पर खट गिर जाना चाहिए था, क्यों नहीं गिरा ये?
क्यों नहीं गिरा? अच्छा अच्छा, अब मैं उसके डाउट को सॉल्व करता हूँ। हालांकि आप लोग इसको जब आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे फिजिक्स में तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा, बट मैं अभी के लिए इसको बता देता हूँ। बेटा तो हम लोग वहाँ पे एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। हम लोग इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, और हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग ये बोलते हैं बेटा कि जो पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो सेंटर पे इस वजह से नहीं आता क्योंकि उस पार्टिकल में सेंट्रीपिटल के अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होता है, जो कि एक इमेजिनरी फोर्स होता है, और ये इमेजिनरी फोर्स इस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस आउट कर रहा होता है। सर बहुत बड़ी बात बोल दी है, कुछ समझ में नहीं आया, मैं अभी समझाता हूँ। ध्यान समझो। F2 क्या है? F2 है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगातार इस पार्टिकल को सेंटर की तरफ खींच रहा है। हाँ सर, सेंटर की तरफ अगर ये फोर्स पार्टिकल को लगातार सेंटर की तरफ खींच रहा है और उसके बावजूद अगर ये पार्टिकल न्यूक्लियस में जाके चिपक नहीं रहा, इसका मतलब क्या कि इस फोर्स को कोई दूसरा फोर्स बैलेंस कर रहा है, क्योंकि ये फोर्स जितना इस इलेक्ट्रॉन को अंदर को खींच रहा है उतना ही कोई फोर्स बाहर को लग रहा होगा जो इस इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने दे रहा है। ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, पहले बता देता हूं समझिए बात को। तो लोगों ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक क्या कहते हैं उसको, एक इमेजिनेशन बनाया, एक मोटिव बनाया कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि जितना सेंट्रीपिटल फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे अंदर की तरफ लग रहा होगा उतना ही कोई दूसरा फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा, और ये जो F1 होगा कहीं ना कहीं वह F2 के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में। मतलब क्या? सिंपल सी बात है। टग ऑफ वार आप लोगों ने देखा है ना कि जितने फोर्स से मैं रस्सी को अपनी तरफ खींचूं, इस तरफ खींच रहा हूं, उतने ही फोर्स से अगर कोई बंदा रस्सी को दूसरी तरफ खींच रहा है, मतलब ये रस्सी है, सपोज करो, क्या ये रस्सी है, जिस फोर्स से मैं इस रस्सी को इस तरफ खींच रहा हूं, अगर उसी फोर्स से मैं इस रस्सी को इस तरफ खींचूं तो ये रस्सी बीचों बीच रह जाएगी। अगर मेरा हाथ इक्वल फोर्स से इस रस्सी को खींचेगा तो रस्सी बीचों बीच है, रस्सी बीचों बीच रहेगी। लेकिन मान लो कि मेरे इस वाले हाथ ने थोड़ा सा अधिक फोर्स एक्सर्ट किया, थोड़ा सा अधिक फोर्स लगाया, उस केस में क्या होगा? रस्सी इधर शिफ्ट हो जाएगी। मान लो अब इस वाले हाथ ने अधिक फोर्स एक्सर्ट किया, अधिक फोर्स लगाया, तो रस्सी इस तरफ हो जाएगी। क्या समझ पा रहे हो? लेकिन जब तक दोनों का फोर्स बराबर है, रस्सी बिल्कुल बीचों बीच, समझ में आया? बैलेंस फोर्स। बस वही बात समझाना चाह रहा हूं कि वहां से एक अवधारणा बना लिया गया, एक मोटिव बना लिया गया, एक समझाने का तरीका बना लिया गया कि जितना सेंट्रीपिटल फोर्स पार्टिकल पे लग रहा है अंदर के लिए, उतना ही कोई एक दूसरा भी फोर्स लग रहा होगा पार्टिकल पे बाहर के डायरेक्शन में। अब वो दूसरा फोर्स दिखता नहीं है, दूसरा फोर्स फील नहीं होता, इस वजह से हम लोग उस दूसरे फोर्स को इमेजिनरी कह रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या था बेटा कि जब आप लोग इस तरह से रस्सी को घुमा रहे थे तो आपके हाथों में, आपकी उंगलियों में एक फोर्स फील हो रहा था, दिख रहा था, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमको दिखता नहीं है, हमें इस तरह से डायरेक्ट फील नहीं हो पाता। इस वजह से हम लोग उसको एक इमेजिनरी फोर्स बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? इमेजिनरी फोर्स। समझ में आया बात? इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस में क्यों नहीं चिपक रहा? क्योंकि जितना इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर को लग रहा है उतना ही इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर को लग रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड है आपस में बराबर, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना हो गया? 0 हो गया। कितना हो गया? 0 हो गया। तो बताओ ये F2 क्या हो गया हमारा? सेंट्रीपिटल फोर्स, और F1 क्या हो गया हमारा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ गए बात को? हाँ सर समझ गए बात को। अब अगली बात को समझो, कोई डाउट? अगली बात को समझो। अगली बात क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को अंदर वो खींच रहा है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को अंदर वो खींच रहा है ना। हाँ सर, मैं पूछता हूँ कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहाँ से, किसके वजह से आया? तो बच्चा सोचेगा और बोलेगा कि देखो समझ गया सर, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, मैं बोला हाँ। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, मैं बोला हाँ। सर इन दोनों के बीच में होगा एक अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक अट्रैक्शन। अच्छा, इसका मतलब देखो ये न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। हाँ या ना बोलो? सर बिल्कुल।
तो बिल्कुल, यानी कि ये क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है। क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स। इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और ये जो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, यही क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेंटर के अलाउंग है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेंटर के अलाउंग होगा, और ये फोर्स भी सेंटर के अलाउंग है। कैसे? जब इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा, मान लो जब इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा तो इनमें अट्रैक्शन कैसे होगा? जब इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कैसा अट्रैक्शन होगा? सर बिल्कुल सेंटर की तरफ, इस डायरेक्शन में। क्यों? न्यूक्लियस तो जगह चेंज नहीं कर रहा, न्यूक्लियस तो सेंटर में है। हाँ सर, तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कोई भी हो जाए, हर बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंटर को ही आ रहा है। हाँ सर, समझ गए बात को। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वह क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं उसी बात को लिखता हूं, हियर दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। है ना। हाँ सर, इसका मतलब जो हमारे पास F2 है बेटा, वो क्या है, F2 क्या है, F2 हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो F2 किसके वजह से आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आया ना। हाँ सर, तुम लोग F2 को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो लिख सकते हैं। बोलो, ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल सर, ये बात भी क्लियर है। तो अब देखो समझते हैं, दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइजिंग ड्यू टू फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूव कर रहा है। इसके फास्ट मोशन की वजह से जो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइज हो रहा है, उसको कौन बैलेंस कर रहा है? इज बैलेंस कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ना, इसको हम लोग कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। कूलम्बिक फोर्स यानी कि एक, देखो इसको ऐसे समझो कि इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में हमेशा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। हाँ सर, तो होना क्या चाहिए था कि इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस में चिपक जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं चिपका? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन में है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा, जो कि इस कूलम्बिक फोर्स को नलिफाई कर देगा, कैंसिल कर देगा, उसका नेट फोर्स 0 कर देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपने स्टेबल पाथ में मूव करता रह जाएगा और न्यूक्लियस पे नहीं चिपकेगा। समझ गए बात को? इतनी सारी बातें क्लियर हैं, तो सारी बातों को अच्छे से नोट करो। एक दो चीजें और बची हैं, उनको हम लोग नोट डाउन करते हैं और लगभग फिर टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट हमारा। जल्दी लिखो बेटा। तो बेटा आशा करता हूं कि आप लोग मुझे निराशा नहीं पहुंचाओगे, मतलब पिछला कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, है ना, आसान था। अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, तो एक बार क्या करना, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना, दोबारा देखने की कोशिश करना, और दोबारा भी अगर ना समझ में आए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, COMMENT कमेंट, है ना, कर दोगे, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा, सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक बात है, इसको समझें आप। आओ चलो इसको समझते हैं। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है बहुत छोटा है, एंड इज ओनली माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, यानी कि एटम से अगर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ एटम से कंपेयर करें तो बस छोटा सा फ्रैक्शन के आसपास होगा, वो बहुत माइन्यूट सा फ्रैक्शन होगा एटम के बराबर। ठीक है, तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या है, बहुत छोटा है, लेकिन अगर उसको हम लोग एटम से कंपेरिजन करेंगे, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ एटम को हम लोग कंपेयर करेंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज माइन्यूट फ्रैक्शन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ एटम। मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम का बहुत छोटा सा कोई फ्रैक्शन होना, मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम का छोटा सा कोई हिस्सा होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, इतना छोटा होता है। अगली बात देखो, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस निकालना है, उसका जो एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो क्या है? R इक्वल टू R0 ब्रैकेट में 8 की पावर 1/3 सेंटीमीटर। मतलब देखो
आर नॉट क्या है? आर नॉट की जो वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻13 से लेके 1.44 इंटू 10⁻13 तक लाई करती है। ये आपको एज इट इज इस फॉर्मूले को याद रखना है। आर नॉट की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में आर नॉट की वैल्यू देगा आपको, ठीक। अगली बात देखो, अब इसमें ए क्या है? ए है मास नंबर। ए क्या है? मास नंबर। यानी कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा एटम का जैसे जैसे एटम का मास नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एटम का रेडियस भी बढ़ेगा। समझ गए बात को? और आर क्या है? रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। आर क्या है? रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। यानी कि ये आर क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने के जो हमारे पास एक फॉर्मूला है वो क्या है? वो ये है। यानी कि इस फॉर्मूले में हम लोग को क्वेश्चन में आर नॉट की वैल्यू दे देगा और हम लोग उसका मास नंबर रख देंगे। मास नंबर का क्यूब रूट निकाल देंगे। पावर 1/3 का मतलब क्या? किसी भी नंबर का पावर 1/3, इसका मतलब उस नंबर का क्यूब रूट निकाल देना है। तो हम लोग ये काम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मिल जाएगा। ये बात क्लियर हुई? ये बात भी क्लियर हुई आपको? चलो अगली बात समझते हैं। अब क्या करते हैं? वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का रेशियो निकालते हैं। ठीक बात है? हाँ सर। अब देखो मैं तुमको क्या बताया था कि जो एटम है और जो न्यूक्लियस है वो दोनों स्फेरिकल शेप के हैं। किस शेप के? स्फेरिकल शेप के हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बताओ? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बताओ? तो आप बोलोगे सर 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यही होता है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। चलो लिखो 4/3 पाई आर। आर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? तो याद करो एटम का जो न्यूक्लियस था उसके रेडियस का ऑर्डर क्या था? 10⁻⁻10 10⁻⁻10 यही था ना? नहीं सर, डायमीटर का ऑर्डर था। तो रेडियस का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 10⁻⁻10/2। एटम के डायमीटर का ऑर्डर क्या था? 10⁻⁻10। तो रेडियस का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 10⁻⁻10/2 अपॉन में पाई आर, इसका क्यूब हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर यहाँ पे 4/3 पाई। अब यहाँ पे न्यूक्लियस का कितना होता है बेटा? तो आप बोलोगे कि सर न्यूक्लियस का होता है 10⁻15/2। ठीक है? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। ये 4/3 से ये 4/3 कट गया, इस 4/3 से ये 4/3 पूरी तरह से कट गया। कोई दिक्कत ना सर? कोई दिक्कत नहीं। इस पाई से ये पाई भी कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया। मैं आप लोग उसको 2 × 2 × 2 करके काट लेना, अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। मैं डायरेक्ट कट कर देता हूँ। इस 2 से 2 कट गया, बचा क्या? 10⁻10 इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻10 अपॉन में 10⁻15 इंटू 10⁻15 इंटू 10⁻15 यही बचा? हाँ सर, हाँ सर यही बचा, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 10⁻5 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻5। जब बेस सेम हो उस केस में, बेस सेम हो और नंबर मल्टीप्लीकेशन में हो, जब बेस सेम हो और नंबर मल्टीप्लीकेशन में हो उस केस में पावर ऐड हो जाती है, उस केस में पावर ऐड हो जाती है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 10⁻15 के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, इनका रेशियो किसके बराबर आ जाएगा? 10⁻15 के बराबर आ जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर नहीं है तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे मूव करते हैं। जल्दी करो तक। चलो बच्चों, तो आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या रदरफोर्ड ने तो बोल दिया, रदरफोर्ड ने तो बोल दिया सर, क्या बोल दिया कि जो हमारा न्यूक्लियर मॉडल है, जो हमारा एटॉमिक मॉडल है, वो जस्ट लाइक अ मिनी सोलर सिस्टम है। बट सोलर सिस्टम और न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल में कुछ डिसिमिलैरिटीज भी थी। सर वो डिसिमिलैरिटीज क्या है? अगर इस डिसिमिलैरिटीज पे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन गया तो कैसे करेंगे? आइए जी देख लेते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या बोलता है? द सन एंड द प्लैनेट आर बिग बॉडीज एंड अनचार्ज। सन और प्लैनेट, देखो सोलर सिस्टम में क्या है? सोलर सिस्टम में सन है, प्लैनेट्स हैं, ये सब क्या है बेटा? ये सब में बड़े बॉडीज हैं, ये सब बिग बॉडीज हैं। बट न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर स्मॉल बॉडीज। जो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन, सब क्या छोटे बॉडीज हैं। जो प्लैनेट्स हैं वो अनचार्ज हैं, लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, ये सब क्या है? ये सब चार्ज है।
प्लैनेट अनचार्ज, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन सब चार्ज है, पहला डिसिमिलरिटी। दूसरा, द रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स, देखो आपके स्कूल में सब क्वेश्चन आ सकते हैं, कंपटीशन में तो आने के चांसेस कम है, बट आपके स्कूल में आ सकते हैं, है ना, कि डिसिमिलरिटी बताओ। ठीक है, अगला बात देखो, द रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज गवर्न्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, मतलब सुनो पहले, समझो पहले, प्लैनेट्स भी सन के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। हाँ सर, इसका मतलब प्लैनेट और सन के बीच में भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। इसका मतलब प्लैनेट और सन के बीच में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है। तो वही बात लिखा है, द रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज गवर्न्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, while the revolution of electron around the nucleus is governed by electrostatic force। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में जो एक सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप हो रहा था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से डेवलप हो रहा था। इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप हो रहा था वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से डेवलप हो रहा था। इस वजह से मैंने क्या लिख दिया? इट्स गवर्न्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई समस्या? एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। इन सोलर सिस्टम there is only one planet which revolve in any particular orbit। समझो, सोलर सिस्टम में एक फिक्स ऑर्बिट में केवल एक फिक्स प्लैनेट रोटेट कर रहा होता है। जैसे सर देखो, मरकरी का अपना एक फिक्स ऑर्बिट है, उस फिक्स ऑर्बिट में अर्थ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता सर, टकरा जाएंगे मरकरी और अर्थ। अर्थ का अपना एक फिक्स ऑर्बिट है, जुपिटर का अपना एक फिक्स ऑर्बिट है, सैटर्न का अपना एक फिक्स ऑर्बिट है, यानी कि एक फिक्स ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लैनेट रोटेट कर रहे होते हैं सोलर सिस्टम में। बट यहां पे एक फिक्स ऑर्बिट में एक से अधिक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बना और ये समझने वाला पॉइंट बना। लेकिन न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल में क्या है कि एक फिक्स ऑर्बिट में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर 9th क्लास में 10th क्लास में बेसिक सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, मतलब आपने ये तो पढ़ा है ना कि जो हमारे पास एटम है, एटम के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। जैसे के सेल है, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब क्या? के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हुआ कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं। समझ में आया? एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों तरफ रोटेट करते हैं। समझ में आया? तो वही बात लिखा है कि सोलर सिस्टम में एक फिक्स ऑर्बिट में केवल एक ही प्लैनेट रोटेट करता है, लेकिन न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल में ऐसा नहीं है। यहां पे एक फिक्स ऑर्बिट में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन भी रोटेट कर सकते हैं। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, पक्की बात। तो चलो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग लिख लो अच्छे से। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जल्दी लिखो। तो बालकों एक बात समझो कि अब हम लोगों को पढ़ना है ड्रॉबैक। किसका ड्रॉबैक पढ़ना है बेटा? हम लोगों को पढ़ना है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, है ना। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक पढ़ना है हमें। लेकिन उसके पहले हम लोग उस ड्रॉबैक को अच्छे से तब समझ पाएंगे जब हम लोग मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को समझ। एक मिनट, है ना बेटा। तो हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है। जब हम लोग इस थ्योरी को समझ जाएंगे तो जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था किसका? रदरफोर्ड मॉडल का, उसको भी बहुत जल्दी समझ जाएंगे, है ना। आप समझते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इफ अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अपोजिट चार्ज, मतलब मान लो हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है, हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है। सीरियस सुनना, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर चार्ज रेस्ट पर है, अगर कोई एक चार्ज रेस्ट पर है तो उस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी। फिर से बोलता हूं, हमारे पास मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है, हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है। मान लिया कि ये प्लस क्यू चार्ज रेस्ट पर है, ये प्लस क्यू चार्ज रेस्ट पर है। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर ये प्लस क्यू चार्ज रेस्ट पर है तो इसमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकल रही होगी कि नहीं निकल रही होगी? व्हेन चार्ज इज प्रेजेंट एट रेस्ट देन इट प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ा रखा हूं, ठीक। अब देखो अब क्या हुआ है कि प्लस क्यू चार्ज तो रेस्ट पे है,
लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है, जो माइनस क्यू चार्ज है, वह किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। मतलब ये कि पहले 5 सेकंड में उसका एक्सेलरेशन कुछ a1 था, अगले 5 सेकंड में से कुछ a2 था, अगले 5 सेकंड में कुछ a3 था, अगले 5 सेकंड में कुछ a4 था। समझ पा रहे बात को? एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो एक टाइप का एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा था। प्लस क्यू चार्ज रेस्ट पर है, अगर ये प्लस क्यू चार्ज रेस्ट पर है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है, लेकिन इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है माइनस क्यू चार्ज। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस क्यू चार्ज क्या कर रहा है? एक एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। ठीक है, दोनों चार्ज की यूनिट तो अपोजिट है, ये प्लस का है माइनस का है, तो बस आगे देखते हैं। अब अपोजिट चार्ज, इट बाउंड टू लूज एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली इन फॉर्म ऑफ वेव। तो मैक्सवेल क्या कहते हैं कि मान लो हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, इसमें से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की ओर निकल रही होंगी, लेकिन मैंने क्या किया, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो नेगेटिव चार्ज है, जो माइनस क्यू चार्ज है, इससे एक एक्सेलरेटेड मोशन करवा दिया। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा ये कि दोनों चार्ज का नेचर बिल्कुल अपोजिट है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। तो जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग किसी अपोजिट नेचर वाले चार्ज को एक्सेलरेट करा देते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग किसी अपोजिट नेचर वाले चार्ज को एक्सेलरेट करा देते हैं, तो जो चार्ज है जो एक्सेलरेट कर रहा है वह वेव के फॉर्म में एनर्जी को इमिट करेगा। ये कौन बोलता है? ये बोलते हैं मैक्सवेल। ये कौन बोलता है? इसको बोलते हैं मैक्सवेल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी किसी अपोजिट चार्ज, मतलब देखो दो चार्ज है, दोनों का नेचर अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस है, तो प्लस चार्ज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी तुम उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लस चार्ज वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट नेचर के चार्ज को अगर तुम एक्सेलरेट करा दोगे, तो जो अपोजिट नेचर वाला चार्ज है वो क्या करेगा? वो एनर्जी को इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव, वो एनर्जी को लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव। इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझ के बात को? वही मत लिखा है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इफ अ चार्ज इज एक्सेलरेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अपोजिट चार्ज, है ना? देखो, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अपोजिट चार्ज मतलब कि मान लो अगर नेगेटिव चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज का होना चाहिए। ठीक है, ऑफ अपोजिट चार्ज, इट बाउंड टू लूज एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली इन फॉर्म ऑफ वेव। वो किस फॉर्म में एनर्जी को लूज करेगा? वेव के फॉर्म में एनर्जी को लूज करेगा, वेव फॉर्म में एनर्जी को लूज करेगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसको हम लोग मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, हाँ सर। आओ इसको और ध्यान से समझते हैं। मान लो हमारे पास ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है बेटा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की ओर निकलती है, बताया था। तो बना दो ऐसे, इसमें से बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, है ना? हाँ सर। अब देखो मैंने क्या किया, किसी माइनस क्यू चार्ज को मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेटेड मोशन करा देता हूं। मैं क्या कर दिया? मैंने इस माइनस क्यू चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एक्सेलरेटेड मोशन करा दिया। तो उस केस में ये माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा? ये माइनस क्यू चार्ज वेव के फॉर्म में, किस फॉर्म में? वेव के फॉर्म में क्या करेगा? वेव के फॉर्म में एनर्जी इमिट करेगा। क्या करेगा? वेव के फॉर्म में एनर्जी इमिट। समझ में आया? इतनी बातें समझ में आई? अब देखो अगली बात। अब मैं आता हूं ड्रॉबैक। किसके ड्रॉबैक पे? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक पे आता हूं, है ना? मैक्सवेल ने, जैसे रदरफोर्ड ने थॉमसन से सवाल पूछा था ना, वैसे ही इस बार मैक्सवेल ने सवाल पूछ दिया रदरफोर्ड से। अब आओ सवाल देखते हैं क्या है। मैक्सवेल भाई क्या बोलते हैं, इसको अलग बताना ना, यहां पे हेडिंग डालना आप लोग, पहले इसको लिख लो, उसके बाद हेडिंग डाल लेना ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसके बाद हेडिंग डाल लेना ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। यहां पे लिख लेना ड्रॉबैक
ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, RAM, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल शॉर्ट फॉर्म है ना। ठीक, मैक्सवेल पूछते हैं कि देखो रदरफोर्ड बात को ध्यान से सुनो। रदरफोर्ड बोलते हैं, पूछो, बोल दिया कि ये मान लिया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अभी भी ये है, हाँ, और आपने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वह एटम के अंदर एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, आपने बताया था। रदरफोर्ड ने बोला बिल्कुल बताया था। सही बताया था क्या? हाँ सही बताया था। तो फिर मैक्सवेल पूछते हैं कि अगर ऐसा है तो ध्यान दो, जब इलेक्ट्रॉन यहां पे, उस केस में इसकी वेलोसिटी कुछ इधर होगी, इसको मैंने बोल दिया v इनिशियल। फिर बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमते हुए यहां पे आ गया, उस केस में इसकी वेलोसिटी कुछ इधर को होगी, इसको बोल दिया v डैश, है ना, इसको बोल दिया v डैश। जब इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, उस केस में इसकी वेलोसिटी कुछ इधर को होगी, इसको बोल दिया v डबल डैश। इसको क्या बोल दिया? v डबल डैश। अच्छा, अब आगे बात ध्यान सुनो, अब मैक्सवेल क्या बोलते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब अलग अलग पोजीशन पे जा रहा है, उस केस में उसकी वेलोसिटी अलग अलग हो रही है। रदरफोर्ड ने बोला कैसे? इलेक्ट्रॉन तो एक फिक्स स्पीड से मूव करेगा ना। तो रदरफोर्ड ने यही पूछा कि इलेक्ट्रॉन तो एक फिक्स स्पीड से मूव करेगा ना। तो मैक्सवेल ने बोला कि ध्यान समझो, वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी, यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इधर को है, यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर को है, लेकिन यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर को है, यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर को है। मान लिया वेलोसिटी यहां पे 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, यहां पे भी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, यहां पर भी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन तीनों केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन तो अलग है। रदरफोर्ड ने बोला हाँ। फिर मैक्सवेल ने बोला कि वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन को हम लोग बदल दें तो वेलोसिटी भी बदल जाएगी। हाँ ना बोलो। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। यानी कि अगर हम लोग डायरेक्शन को बदलते हैं तो मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगा, लेकिन अगर हम लोग डायरेक्शन को बदलते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी बदल जाती है। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी है, जिसके पास अपना डायरेक्शन भी है, लेकिन इन दोनों में से अगर हम लोगों ने डायरेक्शन को बदल दिया तो वेक्टर क्वांटिटी भी बदल जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू भी बदल जाएगी। तो मानता हूं कि यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड तीनों ही केस में सेम है, लेकिन तीनों केस में डायरेक्शन अलग अलग है। अगर तीनों केस में डायरेक्शन अलग अलग है, इसका मतलब तीनों वेलोसिटी भी डिफरेंट होंगी, तीनों वेलोसिटी सेम नहीं होंगी। रदरफोर्ड ने बोला हाँ, ये बात बिल्कुल सही बात बोली आपने बिल्कुल सही बात बोला कि तीनों वेलोसिटी सेम नहीं होंगी। अच्छा, अगर वेलोसिटी सेम नहीं है तो मोशन एक्सेलरेटेड हुआ कि नहीं? अगर वेलोसिटी सेम नहीं है तो मोशन एक्सेलरेटेड हुआ कि नहीं? तो आप बोलोगे कि समझाओ इसको थोड़ा समझाता हूं मैं। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है? v माइनस यू अपॉन में t, है ना। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में t। अभी के लिए मान लो कि मेरा फाइनल वेलोसिटी ये है, मेरा इनिशियल वेलोसिटी ये है ना। अब देखो बात को ध्यान से समझो कि अगर ऐसा हो जाए, इफ v इक्वल टू u, यानी कि v और u बराबर हो गया, अगर v और u बराबर हो गया, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है वही इनिशियल वेलोसिटी है। मतलब कि अगर बंदा 5 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट किया था, वो 5 मीटर पर सेकंड के ही स्पीड पे चले जा रहा है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम हो जाएंगी। हाँ सर, उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर v u के बराबर हो जाएगा तो उस केस में a इक्वल टू, अगर v और u दोनों आपस में बराबर हैं तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? u माइनस यू अपॉन में t लिख सकता हूँ ना। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना आ गया? 0 आ गया। कितना आ गया? 0 आ गया। अब एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब क्या? कि बॉडी नॉन एक्सेलरेटेड, मतलब बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कर रही। अगर एक्सेलरेशन 0 आ गया, इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कर रही है। अब सर एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कर रही, इसका मतलब क्या? न तो स्पीड अप हो रहा है, न तो स्पीड डाउन हो रहा है। ठीक है, पक्की बात। अब इधर देखो, लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बराबर नहीं है। हाँ सर, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालें तो क्या आएगा? v इनिशियल माइनस क्या आएगा? v डैश माइनस v इनिशियल अपॉन में t।
क्या वैल्यू, क्या ये एक्सेलरेशन कभी जीरो के बराबर आएगा? तो आप बोलोगे कि नहीं सर ये एक्सेलरेशन कभी भी जीरो के बराबर नहीं आएगा। मैं पूछा क्यों नहीं आएगा? तो आप बोलोगे क्योंकि ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन के बदलने से वेलोसिटी भी बदल जाती है, यानी कि ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी आपस में बराबर नहीं है, यानी कि इसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी। हाँ सर, और अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं आ रहा है तो ये मोशन कैसा होगा इलेक्ट्रॉन का? एक्सेलरेटेड मोशन होगा। इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होगा? एक्सेलरेटेड मोशन होगा। समझ पा रहे बात को? समझ पा रहे बात को? क्योंकि एक्सेलरेशन भी एक टाइप का वेक्टर क्वांटिटी है। क्या ये बात क्लियर हुआ? क्या ये बात क्लियर हुआ? इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक टाइप का एक्सेलरेटेड मोशन ही कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक टाइप का एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन एक टाइप का एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। मैक्सवेल थ्योरी तो यही बोलती है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से बराबर कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी को वेव के फॉर्मेट में लूज करता चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो अपने अंदर से एनर्जी को वेव के फॉर्म में लूज करता हुआ चला जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन के पास कोई भी एनर्जी नहीं रहेगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो चुकी होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो गई इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, और अगर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी जीरो तो इलेक्ट्रॉन घूमते हुए ऐसे स्पाइरल पाथ बनाते हुए न्यूक्लियस पे कोलैप्स कर जाएगा। अगर ऐसा हो गया इसका मतलब एटम हो गया अनस्टेबल, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। इसका जवाब मांग लिया मैक्सवेल ने रदरफोर्ड से, और रदरफोर्ड चुप, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो अब पहले इस डायग्राम को बनाओगे, अच्छे चीजों को लिखोगे, फिर मैं इसके पॉइंट्स को लिखवा दूंगा। सिमिलरली यहां पे भी समझो कि माइनस क्यू चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा था। इस अपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में यह माइनस क्यू चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा था, ये भी क्या करेगा? ये भी अपनी एनर्जी को वेव के फॉर्म में लूज करता चला जाएगा, इमिट करता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि माइनस क्यू इस प्लस क्यू पे गिर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है। बच्चा पूछेगा सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से मिलेगी? देखो ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल तो रही होगी ना बेटा। हाँ सर, और ये मतलब नेगेटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जो नेगेटिव चार्ज यहां पे है वो अपने अपोजिट नेचर वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो ये भी एनर्जी को इमिट करेगा। ये थी हमारी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैक्सवेल की। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड भैया। क्या समझा पाया आपको? क्या आप लोग समझ पाए? क्या ये थ्योरी क्लियर हुई? जल्दी से आप इन सारी बातों को लिखोगे, इसको बनाओगे, इसके लिए अलग हेडिंग डाल लेना कि ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इतनी बातों को लिखना। फिर मैं क्या करूंगा, इसका थ्योरी लिखवा दूंगा, फिर ये भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी करो बेटा। ठीक है बेटा, तो अब क्या करते हैं, जिन पॉइंट्स को हम लोगों ने पढ़ा था, जिस पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया था उसको लिख लेते हैं और आप लोग ये डायग्राम को बना लोगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या था, ये इलेक्ट्रॉन था। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी को इमिट करता रहेगा और एक टाइम पे न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। ऐसा मानना था मैक्सवेल का, बट ऐसा हो नहीं रहा था और इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड। और अगर ऐसा होता कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते न्यूक्लियस पे गिर जाता तो एटम हो जाता अनस्टेबल। एटम क्या हो जाता? अनस्टेबल। एटम में स्टेबिलिटी नहीं रह जाती, बट ऐसा नहीं था। और इस बात को, एटम स्टेबल था और इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इस वजह से उनके मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, आओ कुछ चीजों को देखते हैं। Rutherford model was rejected as according to Maxwell, electron revolve around the nucleus, must lose energy continuously, and in order to lose energy continuously, it must increase force of attraction over it. इसको समझो क्या बोलते हैं मैक्सवेल कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा था उसको एनर्जी इमिट करते रहना चाहिए। क्यों करते रहना चाहिए? क्योंकि न्यूक्लियस एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक पॉजिटिव चार्ज के अंदर एक
इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी अपोजिट चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो एनर्जी इमिट करेगा, ठीक है, तो उसको गिर जाना चाहिए। अगली बात एनर्जी इमिट करता रहेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करता रहेगा तो उस केस में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू भी कम होती रहेगी। नहीं समझ पाए? मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखो छोटा सा एग्जांपल से ना, ये था हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये था आउटर मोस्ट शेल। ध्यान दो इसको, पहले इसको देखो। यहाँ पर था इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लग रहा था F2 को क्या बोला था, सेंट्रीपिटल फोर्स। F2 को बोला था सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। और इधर लग रहा था F1 क्या था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो रही है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रेडिएट करते रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रेडिएट करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी इमिट करते रहना चाहिए, मतलब एनर्जी लूज करते रहना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी तो कम होगी, है ना सर? बिल्कुल। अगर इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी कम होगा, है ना? बिल्कुल। तो सब जब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का स्पीड कम होता जाएगा वैसे वैसे अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ता जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे रुक गया, बेटा देखो ये न्यूक्लियस हो गया, मान लो ये मेरा आउटर मोस्ट है इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे रुका हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो, अगर इलेक्ट्रॉन चुपचाप यहां पे रुका हुआ है यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो, इस पर क्या लग रहा है, फोर्स। अब ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे रुक गया बेटा, तो ये खटाक से इलेक्ट्रॉन जाके इस न्यूक्लियस से चपक नहीं जाएगा। वही बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इमिट होती जा रही है, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज होती जा रही है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा तो आगे क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवर इट, सो इट मस्ट कीप ऑन कमिंग क्लोजर टू न्यूक्लियस। और अगर जैसे देखो बच्चे समझो बात को, इलेक्ट्रॉन ऐसे एक फिक्स पाथ पे घूम रहा था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करना शुरू किया। अब जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करने लगा तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगा। अब जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ऐसे न्यूक्लियस में गिर जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो चुकी होगी और इलेक्ट्रॉन ऐसे न्यूक्लियस में खप गिर जाएगा। फील हो पाया, देख पाया? ऐसे देखो, फिर इधर देखो यार, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन वाई ऑर्बिट में घूम रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है अपने अपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में घूम रहा है, अपने अपोजिट नेचर वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में घूम रहा है। तो एक टाइम कैसा आएगा, एक टाइम ऐसा आना शुरू होगा कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करना शुरू करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करना शुरू करेगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा मैक्सवेल के अकॉर्डिंग। और जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना करते हुए न्यूक्लियस के पास आता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी होगी, अब खुचू करते ऐसे न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअसली दस फॉलिंग न्यूक्लियस विच इज नॉट द केस। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पे गिर जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में गिरता नहीं है। इस बात का जवाब कौन नहीं दे पाया, रदरफोर्ड नहीं दे पाया। लास्ट बार रिपीट करता हूं, क्या बोला था मैक्सवेल ने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की चारों तरफ घूम रहा है। अब न्यूक्लियस क्या है, इलेक्ट्रॉन से अपोजिट वाला चार्ज पार्टिकल। ठीक है, हाँ सर, तो न्यूक्लियस भी कॉन्टिन्यूअसली इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल रहा होगा। अब अपोजिट नेचर वाले चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से एनर्जी को इमिट करना शुरू करेगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इमिट होगी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा। अब जैसे जैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा बेटा, वैसे वैसे ही क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन खटाक करके न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। बट ऐसा होता है क्या, ऐसा एटम में होता है क्या? नहीं होता ना। इस बात का जवाब पूछा मैक्सवेल ने, तो रदरफोर्ड उनके पास कोई जवाब नहीं था। इस वजह से उनके मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया। अब देखो,
अब क्योंकि रदरफोर्ड के पास इसका जवाब नहीं था, इस वजह से क्या बोल दिया गया, रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन एटम स्टेबिलिटी। रदरफोर्ड का मॉडल एटम के प्रॉपर स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर ऐसा होता तो एटम अनस्टेबल होता ना भाई, कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है फिर गिर रहा है, जा रहा है फिर गिर रहा है। अरे एनर्जी बढ़ रही है ना, एनर्जी कभी बढ़ रही है, कभी एनर्जी खत्म हो रही है, कभी एनर्जी बढ़ रही है, कभी एनर्जी खत्म हो रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो ये हुआ ना एटम अनस्टेबल है। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? इतनी बातें क्लियर हैं? आप जल्दी से लिखो, इन सब बातों को नहीं लिखना। इन सब बातों को मैं कुछ कुछ कर देता हूँ, कुछ कुछ कर देता हूँ, आप इनको लिख लो। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखते हैं। मतलब ड्रॉबैक यहाँ पे खत्म, यहाँ पे ड्रॉबैक खत्म हो गया रदरफोर्ड मॉडल का, और हम लोग कुछ इंफॉर्मेटिव पॉइंट देखेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे। जल्दी लिखिए भाई। तो चलो बेटा आगे कुछ इंफॉर्मेटिव पॉइंट देख लेते हैं ना। क्या हेडिंग है? सब इंफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट। मतलब ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स डायरेक्ट पेपर में आ सकते हैं। मान लो पेपर में एमसीक्यू में डायरेक्ट थ्योरेटिकल पॉइंट्स में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इनसे सॉल्व होंगे, फटाक से हो जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। सारे केसेस कर लेंगे हम लोग, कुछ भी केस नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कोई पॉइंट बचेगा ही नहीं जो आपसे ना सॉल्व हो। आओ पहला पॉइंट देखते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन। अब सुनिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ हाइड्रोजन लगभग बराबर होते हैं आपस में। कोई बताया क्यों? कोई बताया क्यों? तो बच्चा बोलेगा सर रुको मैं बताता हूं। आपने मुझे बताया था कि इलेक्ट्रॉन के मास को तो कैलकुलेट ही नहीं करना है, उसको मानना ही नहीं है, यानी कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन। और आपने एक बात और बताया था, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। पहली बात ध्यान दें, मैंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना सिखाया था ना। क्या था फॉर्मूला? A इक्वल टू जेड प्लस एन, है ना। जेड क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर, और एन क्या था? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और ए क्या था? मास नंबर। हाइड्रोजन जो है उसका मास नंबर 1 इक्वल टू जेड क्या है? जेड क्या? एटॉमिक नंबर भी 1 प्लस एन, एन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना निकल के आ गया? 0। कितना निकल के आ गया? 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, यानी कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 0 न्यूट्रॉन है। अब अगर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 0 न्यूट्रॉन है, यानी कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन का मास है। हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन का मास है, और अगर हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन का मास है, यानी कि पूरे हाइड्रोजन एटम का मास प्रोटॉन की वजह से डिसाइड होगा। पहली चीज। दूसरी चीज कि मैंने तुमको यह भी बता रखा है कि मास ऑफ हाइड्रोजन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। हाँ सर बिल्कुल बता रखा है। तो हाइड्रोजन में केवल प्रोटॉन का मास है, इस वजह से हम लोग ये पॉइंट लिखते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल एक प्रोटॉन का मास है, और प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास आपस में बराबर होता है। अगली बात, E अपॉन m रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन इज 0। क्यों होता है 0? E अपॉन में m मतलब चार्ज अपॉन में मास, E अपॉन में मतलब चार्ज अपॉन में मास। अब न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 0 अपॉन में मास कितना हो गया? मान लिया 1u। 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0, है ना। तो E अपॉन में m रेशियो किसका? न्यूट्रॉन का किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। क्या ये बात भी क्लियर हुआ आपको? क्या ये बात भी आपको क्लियर हुआ? सर क्रिस्टल क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के कलेक्टिवली सम को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के कलेक्टिवली सम को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ठीक बात है। अगली बात देखो, मास ऑफ एटम इज ड्यू टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस। मतलब एटम का टोटल मास किस बात पे डिपेंड कर रहा है? कि एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ कितने न्यूक्लियॉन्स हैं। मतलब कि अगर एटम के अंदर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन है, तो एटम का मास भी एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन के सम के बराबर होगा। एटम के अंदर 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन है। इसका मतलब जो एटम का मास होगा वो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन के मास के सम के बराबर होगा। देखिए एटम का मास किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे। एक एटम के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स है, और न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगली बात, एक बात ध्यान देना, हाइड्रोजन एक एकलौता, लिखा है कि नहीं? लिखा है कि नहीं? देख लेता हूं। अच्छा चलो नहीं लिखा है ना, ठीक नहीं। अगली बात ध्यान देना, हाइड्रोजन पूरे पीरियोडिक टेबल का एक एकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके पास होते हैं 0 न्यूट्रॉन। लिखा है? कहां लिखा?
चलो जहां भी लिखा होगा मैं भी बता दिया। हाइड्रोजन पूरे पीरियोडिक टेबल का इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके पास होता है 0 न्यूट्रॉन, बाकी सबके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते ही हैं। यानी कि बाकी जितने भी पार्टिकल हैं उनका जो मास होगा वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की वजह से होगा, लेकिन हाइड्रोजन का मास केवल और केवल प्रोटॉन की वजह से होगा। चलो अगली बात देखते हैं। अगली बात क्या है? ठीक है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर चलो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इंटर कन्वर्टेबल इन द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदला जा सकता है और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदला जा सकता है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इंटर कन्वर्टेबल इन न्यूक्लियस, इसका मतलब क्या? न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदला जा सकता है और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदला जा सकता है। इसमें एक प्रोसेस होता है, इसमें जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बीटा डीके कहते हैं, बीटा पॉजिटिव डीके, बीटा माइनस डीके। तो ये सब कॉन्सेप्ट अभी का नहीं है, ये जब लोग फिजिक्स पढ़ेंगे क्लास 12th में वहां पे न्यूक्लियस जो हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस वाला चैप्टर आएगा वहां पे ये बातें आपको सिखाई जाएंगी कि कैसे कन्वर्ट करना है, कि न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कैसे बदलना है, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कैसे बदलना है। वो ये हम लोग वहां पे सीख लेंगे, अभी का बात नहीं है, अभी का टॉपिक ही नहीं है। तो बस अभी आपको इतना याद रखना है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोग इंटर कन्वर्टेबल यानी कि दोनों को एक दूसरे में बदल सकते हैं। अगली बात, अच्छा ये भी लिखवा दिया मैं। वेलोसिटी ऑफ कैथोड रे की जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 10 टू द पावर कैथोड रे की वेलोसिटी जो थी ना बेटा बहुत फास्ट थी। कितना था? 10 टू द पावर 9 से लेके 10 टू द पावर 11 सेंटीमीटर पर सेकंड के आसपास। यानी कि जो कैथोड रे था वो 10 टू द पावर 9 से लेके 10 टू द पावर 11 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करता था। ठीक है, अगली बात, कैथोड रे प्रोड्यूस हीट एनर्जी। कैथोड रे समझो बात को, कैथोड रे जब भी किसी मैटर से कोलाइड करता था, जब भी किसी मैटर पे टकराता था तो वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड रे के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। अब जैसे ही ये कैथोड रे जाके इस मैटर से टकराया वो अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी इस मैटर को एज ए हीट एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया। समझ में आया? तो अगली बात वहीं लिखा हुआ है, कैथोड रे प्रोड्यूस हीट एनर्जी व्हेन कोलाइड विद द मैटर, इट शो दैट कैथोड रे हैज काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी व्हेन स्टॉप्ड बाय मैटर। वही बात बताया हूं। तो इतनी सारी बातें क्लियर होंगी, आपको इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आशा करता हूं कि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आप पहले इसको लिख लो और हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जल्दी लिखो।